और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी के, एक बार चैट में सब लिख देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक्चुअली ये कह रहा था, आज हम क्या करने वाले, आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, 12th ओसीएम डिफरेंस बिटवीन मैराथन लेकर आया हूँ। और इस मैराथन में दोस्तों जैसे ऐसा सेम एसपी के लिए भी है तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी जो भी बच्चा एसपी का है। अब सेकंड, इस मैराथन के लिए दोस्तों मैंने ना थोड़े नोट्स प्रिपेयर किए आपके सारे डिफरेंस बिटवीन के। तो ये नोट्स मैं चाहूंगा कि आप उसको रेफर करें और ये आपके टेक्स्ट बुक से अलाइन है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि सर मैंने बस उसको थोड़ा सा समराइज किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो लाइंस लिखी है जिससे आप उसको याद कर सको, और एक क्विक रिकैप डाल दिया जिससे आप उसको रिमेंबर रख सको। कैसे बताओ, एक झलक दिखाऊं? चलो ये वाले आंसर की दिखाते हैं। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा मैंने ना शॉर्ट कर दिया है और ऐसा नहीं किया है कि आपको इसमें लिखने पर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। बस थोड़ा सा आप इसको फिर इंग्लिश फ्रेमिंग कर लेना। हावेवर ये पॉइंट आपको बस याद करने के लिए बहुत हेल्प आ जाएंगे। और जैसे ही आप ये कवर कर लोगे पूरा तो सबका क्विक रिकैप, इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो। अगर मेरे को भाई आप नहीं सुन रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक फास्ट मैराथन होने वाला है। बिल्कुल 30 मिनट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग ये डिफरेंस बिटवीन में सारे पॉइंट्स आपने कभी ना कभी तो अब सीख लिए होंगे, आपको इसका थोड़ा बहुत मतलब भी पता होगा। थोड़ा बहुत मैं आज आपको थोड़ा सा रिमेंबर करवा दूंगा, एक रिवाइज करा दूंगा, कुछ छोटे छोटे मोटी चीज़ें हर एक टॉपिक पे अपन 5-5 मिनट मैक्सिमम वेरी मैक्स लेके चलेंगे और इस मैराथन को हम एंड कर देंगे। सेकेंड थिंग, बच्चा कह रहा है हाँ देख रहा हूँ मैं कि आपको ये नोट्स चाहिए। क्या करो, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ देखना है, कमेंट में एक पिंड कमेंट आपको मिलेगी इस नोट्स के लिए। एंड सेकंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेगी, एक होगी टेलीग्राम चैनल की लिंक और एक होगी व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल की लिंक। ठीक है भाई, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल पे आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, या फिर टेलीग्राम पे चैनल पे आपको ज्वाइन हो जाना है। कम्युनिटी टैब अगर आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करोगे तो थोड़ा ऊपर जाके देख लेना, या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लेना, आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका PDF एंड ऑफ डिस्कशन। कहाँ, व्हाट्सएप पे जाके आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप हमने इसलिए अब लाया है नया, वापस इसको हम ये कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं। द रीजन वॉज अब बच्चों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, सो काफ़ी बच्चे डीएक्टिवेट कर दिए होंगे बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। तो चलो अब क्यों ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको सारी नोट्स मिलेंगे और जब लाइव मैं लूँगा वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा सो दैट आपको पता चले भाई लाइव होने वाला है एग्जाम के दिन भी, और एग्जाम से भी कुछ काफ़ी आपको जब मुझे विश करना होगा, और एग्जाम्स के बाद भी जब मैं आपको बताऊंगा, काउंसलिंग करूंगा मैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा व्हाट्सअप के ग्रुप पे ज़्यादा बेटर तरीके से आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड, आई होप आप सभी ने मुझे क्या कर रखा है दोस्तों यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है। अगर कोई बच्चा है जो जिसको ये नोट्स में कुछ समस्या, कुछ डाउट वगैरह है, या भाईचारा, भाई पे प्यार, तो गोल्डी मुद्रा अंडरस्कोर इंस्टाग्राम पे वो बरसा सकता है। आपके प्यार का मैं इंतजार करूंगा। एंड फिलहाल लेट्स बिगिन आवर ओसीएम। एसपी का तो हो गया है, जब आप ये वीडियो देखोगे मे बी एसपी का मैंने कर दिया है, एंड सेम ऐसे ही आपको ओसीएम के लिए भी मिल रहा है। एंड ऐसे ही दोस्तों लेट्स बिगिन योर डिफरेंस बिटवीन मैराथन। लेट्स गो। ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, सॉरी आपको ऑलरेडी मैंने 3 मिनट बर्बाद कर दिया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलो भाई, क्या सीन है ये, चैप्टर नंबर 2 से अपने को एक डिफरेंस बिटवीन मिलता है, एक टेबल पूरी मिलती है, सेम टेबल का मैंने ध्यान रखते हुए चला है। ये एग्जाम में आपको कितने मार्क का आएगा, समझो 4 मार्क का आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या करो ना, टोटल 6 पॉइंट्स याद कर लो हर एक डिफरेंस बिटवीन का, 6 पॉइंट, दैट्स मोर एंड इनफ एंड यू विल गेट द मार्क्स। एंड सर मैं 8 लिखना चाहता हूँ सर, मेरा तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, मैं 8 लिख सकता हूँ, वेल एंड गुड, आपको 4 में से 4 पूरे ही मिलने हैं, बट सर मैं 6 लिखूंगा, कोशिश करना रट्टा मार के बहुत अच्छे लिख के आने। रट्टा मारना भाई, रट्टा इज अ स्किल ब्रो। चलो अभी क्या सीन है देखो, चैप्टर नंबर 2 में लास्ट एग्जामिनेशन में, ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्टाफिंग इनने पूछ लिया था। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि ये जो बाकी 3 है इसमें से कोई आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें से भी कोई एक आ जाए। तो क्या है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जो भी हम कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। पहला है दोस्तों प्लानिंग। देखो, डिसाइडिंग इन एडवांस, आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। अब ये जो मैराथन में मैं क्या करवा रहा हूँ, आपकी प्लानिंग करवा रहा हूँ, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में डिफाइनिंग ग्रुपिंग एक्टिविटीज, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी के रिलेशनशिप्स, आप इसमें क्या करो दोस्तों, रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि मुझे एसपी या पी ओसीएम डिफरेंस बिटवीन को तोड़ने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, इस नोट्स के प्रिंट आउट लगेंगे, फिर बुक लगेगी जिसमें मैं बुक में लिख के पूरा पढ़ के कर दूंगा, सब कुछ अच्छे से लिख के पढ़ूंगा। नाउ दिस इज व्हाट यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स एंड रिसोर्सेज। स्टाफिंग, जैसे अभी देखो यार, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना,
आप जब अपने कंपनी की नज़र से सोचो, आप किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो अपनी कंपनी में, आप उसको स्टाफिंग करवा रहे हो, आप उसको अपने कंपनी में अपॉइंट करो, आप उसको क्या करा रहे हो, स्टाफिंग करा रहे हो। वैसे पता है अपने JR ट्यूटोरियल्स पे ना अभी एक न्यू सर आए हैं जो कि मराठी पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, वो मराठी सिखाते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब JR कॉलेज ने क्या करा, उनको स्टाफ किया है, स्टाफिंग किया है, उनकी रिक्रूटमेंट करी है, उनकी सिलेक्शन करी है, उनको पढ़ाने का मौका दिया, और जब वो पढ़ाएंगे तो उनको कुछ कंपेंसेशन मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। नाउ दिस इज व्हाट स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, राहुल सर अपने लीडर है अपने चैनल के, तो क्या गाइडिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को यानी कि टीचर्स को। जैसे गौरव सर प्लीज आप ये मैराथन ले लो ना, मैंने ही सर को बोला सर मैं ये मैराथन लेना चाहता हूँ यार, OCM वाला SP वाला। नाउ दिस इज व्हाट स्टाफिंग। के बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग, मैं डायरेक्टिंग कर रहा हूँ ना। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स फॉर यूनिटी ऑफ एक्शंस। दोस्तों आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, इसको समझ में आ जाता है कि आप मैं क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये लिख कर आना पड़ेगा एग्जाम में, तो उसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा। फिर क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग, आप अरेंजमेंट्स कर रहे हो ग्रुप एफर्ट्स के लिए, अरेंजमेंट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था वो एग्जांपल याद है कि मैं लाइव ले रहा हूँ, वहाँ पे सूरज सर भी लाइव ले रहे हैं, फिर बीच में राहुल सर भी आ गए, अरे मुझे लेक्चर बनाना है, लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक बीच टीम में। कंट्रोलिंग, अब जब सब सेट हो चुका है तो चीज़ें कंट्रोल में है कि नहीं, वीडियो सही से अपलोड हो रही है कि नहीं, एम्प्लॉय सारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। आपको मैंने बोला व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कुछ भी डाल रहा है, तो दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। तो क्या उस चीज़ का कंट्रोल है कि नहीं, आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये देखो, ये मैंने आपको अपने मन में बताया, अपने शब्दों में, भाईचारा वाला शब्द था ये अपना, कि जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आए कि हाँ यार मैं समझ में आया प्लानिंग क्या होता है, बट कैसे नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए दोस्तों आपको ना उसको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो मीनिंग याद करते हुए चलो, ऑब्जेक्टिव, टू सेट गोल्स एंड चूज मीन्स टू अचीव देम। क्या तरीके से आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि नहीं मुझे सर 90 लाना है, अब 90 लाना कैसे, उसके लिए अपन प्लानिंग कर रहे हैं। देखो आपने क्या किया, एक गोल सेट किया कि सर मुझे 90 लाना है, टू सेट गोल्स एंड चूज द मीन्स। अब ये 90 लाओगे कैसे, गौरव सर से पढ़ के। नाउ दिस इज व्हाट, आपने एक मीन्स डिसाइड किया, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने प्लानिंग किया। तो आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको PC चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको एक iPad चाहिए, आपको एक टैबलेट चाहिए, आपने वो रिसोर्सेज लाए और आपने वो काम स्टार्ट किया। आपने एरिया ऑफ फंक्शन क्या है, देखो अभी ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, असाइन करना वर्क को, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग द वेज, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर स्टाफिंग। तो दोस्तों आपको ना इस तरह से इसको याद करते हुए चलना पड़ेगा। फैक्टर्स क्या कंसिडर, इंटरनल एक्सटर्नल, मोस्टली इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका ये है अपना ऑर्गेनाइजिंग में। तो आपको पहले एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा, पहले प्लानिंग होता है, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उस ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। समझ में आया, एक तो गैप ही कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेटिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। तो ये चैप्टर में अब आपको इसको याद करना पड़ेगा भाई। आपको मैंने इसका मीनिंग तो बताया, फॉलोज प्लानिंग, फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। तो देखो इस पूरे आंसर में आप सबसे इजी मार्क करा दो, क्या लिख कर आना आपको एग्जाम में, कौन से 6 याद कर लेना आपको। मीनिंग तो सबसे करना ही है, ऑब्जेक्टिव भी करना ही है, ठीक है। फैक्टर्स कंसिडर करना है, फैक्टर्स कंसिडर्स देन अगेन वेरी इजी टू लर्न। उसके बाद फैक्टर्स कंसिडर के बाद दोस्तों ऑर्डर इन प्रोसेस कर सकते हो, फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, एंड जो भी आपको इजी लग रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नेचर, कंटिन्यूस इन नेचर, कंटिन्यूस अंटिल ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज्ड। कंटिन्यूस प्रोसेस सब कंटिन्यूस है भाई, ये तो रख के ही आ जाना। नेचर भी कर सकते हो याद। उसके बाद क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेना। नेचर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और दोस्त एक सेकेंड, पहला और दूसरा पॉइंट, ये 2 और लास्ट के 2, ये 4 एटलीस्ट कर लो। और फिर फैक्टर्स कंसिडर और ऑर्डर इन प्रोसेस, ये 6 पॉइंट्स आपको इसके रट्टे मार लेना, ठीक है। अब स्टिल बच्चा का सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत सारा है, ऐसा कुछ बताओ ना, तो मैं बताओ क्या बोलूँ। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग स्किप कर दो, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, ये 4 कर लो अगर आपके पास समय कम है तो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम आया था तो थोड़ा सा गैम्बल कर सकते हैं, स्किप कर दो इसको पूरा, और ये बाकी 4 कर दो। और अगर एग्जाम में आ भी जाए तो उतना करके जाना कि ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें से कोई एक फिक्स आता है, 100% आएगा कोई एक फिक्स। तो अगर कोई बच्चा है कि नहीं सर ये इजी है और पता है जब एग्जाम में आने वाला है तो याद कर लेता हूँ ना यार, क्या हो गया, तो ये इससे कोई एक 100% एक बनेगा, चलेगा। बच्चा कह रहा है सर अगर मैं इसको पूरा स्किप कर दूँ तो ये पूरा चैप्टर 2 इसका डिफरेंस बिटवीन स्किप कर दूँ तो, आगे बताता हूँ, टेंशन मत ले, आ जाओ। और इसका दोस्तों क्विक रिकैप जिससे आपको याद रहेगा,
जिस इसमें मैंने खासकर ये पॉइंट्स के लिए रेफर किया है। टॉप लेवल है, इसमें आप लिखोगे, कंटिन्यूस है और फर्स्ट स्टेप है। ये देखो, इस क्विक रिकैप से आपके 2 हेड पॉइंट्स याद हो रहे हैं, तो आप ये क्विक रिकैप को भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वहाँ पे बनाया है। अब दोस्तों ये देखो, चैप्टर नंबर 1 से कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से वो पूरा 6 स्लाइड है, उस 6 में से 2 एग्जाम में आ गए, 4 बचे हैं, वो 4 कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। एक सेकेंड, सॉरी भाई। उसके बाद क्या सीन है अभी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से काफ़ी सारे डिफरेंस बिटवीन है। चैप्टर नंबर 4 तो डिफरेंस बिटवीन का हार्ट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम आपके 2025 में लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एग्जाम में आया था। सर इस बार क्या आ सकता है, इस बार मरीन तो आएगा ही आएगा, ये तो होएगा ही, और ऐसा भी हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। करेक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस, यार आपकी ज़िंदगी की आपको कुछ हो गया तो नहीं ना, तो आप क्या करते हो ना, अपने ज़िंदगी का इंश्योरेंस करा लेते हो कि अगर मैं कल जाके टपक जाऊँ, लेकिन तो इनको मेरे जाने पर इनको कुछ पैसे मिलने चाहिए, वैसा उसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। आपकी ज़िंदगी की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करते हो ना, हर महीने उनको किस्तें चुकाते हो, एज अ प्रीमियम पे करते हो अपने लाइफ के, कि मैं 2-2 हज़ार आज एज अ पे कर रहा हूँ और जब मैं अगर मर जाता हूँ तो आप मुझे 1 करोड़ दोगे। हावेवर मैंने इतना तो मैंने पेमेंट ही नहीं किया हो, क्या पता मैंने कल ही इंश्योरेंस लिया, मैं घर जाते जाते ही पूरे पेपर साइन करा रहा हूँ, घर जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट है ना। तो दिस इज़ व्हाट, फिर उस कंपनी को 1 करोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपका था, वो प्रीमियम होल्डर था वो आपका, है ना, लाइफ इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस, दोस्तों ये जो पेन है ना, ये इंश्योरेंस हो रखा है इसका, ये टीवी का भी इंश्योरेंस हो रखा है। मैं अभी आपको फायर इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूँ, इस टीवी में आग लग गई तो राहुल सर क्या करेंगे, उनकी तो प्रॉपर्टी जल गई है, उनकी प्रॉपर्टी रातों रात ऐसे सेकंड्स में गायब हो गई, तो उन क्या करा है उन्होंने, इसका इंश्योरेंस करा रखा है। अगर इस चीज़ में आग लग जाती है तो तभी आपको इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हो आप, फायर इंश्योरेंस, ठीक है। और वैसा ही मराइन इंश्योरेंस बेसिकली दोस्तों शिपमेंट केस में होता है, यानी कि वाटरवेज में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तब होता है मराइन इंश्योरेंस की बातें। जैसे आप सोचो, आप ना मुंबई से गोवा मराइन थ्रू शिप जाना चाहते हो, आपने ना आपका लगेज पैक किया और उसमें आपने इंश्योरेंस ले रखा था कि भाई अगर मेरा लगेज मेरे समय तक पहुंचता नहीं है, समय तक तो पहुंच जाए तो ठीक है, लेकिन सही सलामत पहुंचना चाहिए, और अगर सही सलामत नहीं पहुंचा तो ये जो शिपमेंट कंपनी है ये मैं इन चीज़ पे अपना प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। अब ये मराइन इंश्योरेंस जब वो पानी पे चलेगा तभी, या पानी के आसपास होगा तभी आपको मिलेगा, समझ में आया, मराइन इंश्योरेंस, क्योंकि वो पानी की बातें करता है। अदरवाइज फायर इंश्योरेंस और या फिर लाइफ इंश्योरेंस, सो दिस 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में भी पूछा जाता है दोस्तों। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस के लिए आपको फिर अलग से याद करना पड़ेगा। हाउएवर अगर लाइफ इंश्योरेंस पे कोई शॉर्ट नोट आता है तो अब यही पॉइंट्स को आप वहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। सर एग्जाम के लिए क्या करूँ, कोई भी 6 पॉइंट यहाँ पे आपको उठाने हैं, एटलीस्ट वर्स्ट के सिनेरियो 5 पॉइंट तो कर ही लेना है, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से करना है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस पेज अ सम ऑन डेथ और मैच्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था अगर मैं मर जाऊंगा तब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, मेरे को लॉस हुआ, मेरी प्रॉपर्टी जल गई ड्यू टू फायर, है ना, अभी बताया था, और इसमें लॉस ड्यू टू पेरिल्स ऑफ द सी, पानी में, सी में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मुझे मरीन इंश्योरेंस का पैसे मिलेंगे। समझ में आया, देखो मीनिंग समझ गया ना भाई। अभी पॉलिसी कौन लेता है, इंडिविजुअल्स लेता है फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, बिजनेसमैन लेते होंगे, इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन अपने प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, है ना। देखो अभी कितना सिंपल है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनीज, शिपमेंट में जो बोल रहा था भाई, तुम्हारा भाई सिर्फ बातें नहीं करता, बातों में एग्जाम्पल्स के साथ अपन चैप्टर फिनिश करते हैं, आपको अपना तरीका पता है। लाइफ, मेरी जो जिंदगी है वो मेरी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है मेरा, मेरी जिंदगी पे मुझे पैसे मिल रहे हैं। फायर इंश्योरेंस में वो गुड्स, वो प्रॉपर्टी, मराइन में भी वो गुड्स जो आपने शिप में रखा है, समझ में आया, मतलब प्रॉपर्टी हो रही है इन शॉर्ट, लेकिन जो आपने शिप में, वो शिप पानी शिप में होनी चाहिए तब कुछ मिलेगा। पता चला तुम तुम्हारे घर पे रखे हो और बोल रहे हो अरे वो शिप डूब गई मुझे पैसे दो, डूब गई ठीक है आपको पैसे मिलेंगे, पर वो शिप में आपके गुड्स थे क्या, नहीं, अबे चलता बन तेरे गुड्स तो तेरे पास ही है ना, शिप में अगर तेरे गुड्स होते और वो डूब जाती तब तुझे पैसे मिलते। तो ऐसा ही दोस्तों, अब देखो कंपेंसेशन, टेन्योर, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लाइफ जिंदगी क्या पता कब टपक जाऊं, तो लॉन्ग टर्म है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, भाई ये इतना सिंपल है ना यार, ये तो आपको याद करना ही नहीं यार, ये स्किप नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई भी 6 याद कर लो, चलो कोई भी 6 आपको जो सिंपल बनते हैं इसको आपको याद करना है, और कोई भी इसको स्किप नहीं करके जाएगा क्योंकि इसमें से भी एक एग्जाम में फिक्स आता है। चैप्टर नंबर 2 से वो 4 आपको याद कर लेने, याद, हाँ एकदम याद, सिंपल करके दिया है एकदम,
और इसमें से मरीन इंश्योरेंस तो रट्टा मारना है। अगर आप मरीन सीख लोगे तो ये भी अपने आप कवर हो जाएंगे यार। देखो अभी आपको मैंने 4 पॉइंट्स एग्जाम्पल से समझा दिए थे। उसके बाद दोस्तों ये उसका क्विक रिकैप है जो आप रेफर कर सकते हो। अब ये करंट एसेट, सेविंग्स है, अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इतना फुद्दू टॉपिक है ना ये, लेकिन एग्जाम में आता है यार, ये आता है। मेंटेन, अब ये देखो करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेसमैन या फिर कोई भी जो रेगुलर ट्रांजैक्शन करता है। सेविंग्स अकाउंट ये बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स का होता है जो एम्प्लॉयज है जिनको मंथली उतना ही पैसे मिलने हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड एफडी बनाते हैं अपन कि मेरे पास 10 लाख है, मैंने इसको एक अकाउंट में रख दिया है, हर महीने मुझे इसका इंटरेस्ट मिलता जाएगा और आज से 10 साल बाद मैं इस पूरा अमाउंट को क्लेम कर सकता हूँ। दैट इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट। समझ में आया? अब क्या है? विड्रॉल्स बाय चेक और विड्रॉल स्लिप। उसके बाद नो विड्रॉल्स अलाउड ड्यूरिंग द फिक्स्ड पीरियड। अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको अपनी पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी और उस पर फिर पूरे पैसे नहीं मिलते आपको, थोड़े से कम कट वट के मिलते। फिर समझ में आ रहा है? तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का डिफरेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट ऐसा कोई सेंस ही नहीं है यार। एफडी अकाउंट अभी जनरल में क्या होता है पता है कि या तो आपका करंट अकाउंट होगा या आपका सेविंग्स अकाउंट होगा। एफडी अकाउंट इज डिफरेंट कंसेप्ट। हाउएवर ये चमन लोगों ने तीनों को साथ में ही दिया हुआ है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में ना, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट ये दोनों ज्यादा पूछना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर होता ना और पूछना ही होता तो ये दोनों पूछता, ये नहीं पूछता फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। तो हु टेक्स इट, रेस्ट्रिक्शंस क्या है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ऑन विड्रॉवल्स, नॉर्मली नो इंटरेस्ट गिवन, लो इंटरेस्ट गिवन और हायर इंटरेस्ट रेट। अब एफडी अकाउंट, तुमने उस अकाउंट में पैसा ही इसलिए लगाया कि कुछ साल बाद उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाए और हर महीने इंटरेस्ट मिले और लास्ट में वो पूरा अमाउंट भी मिले। तो ये तो उसका थीम ही वही है, कंटिन्यूस नेचर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, है ना। तो देखो यार इनने कुछ भी क्वेश्चन बनाया है एफडी अकाउंट, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा ये इसी गधे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, है ना। तो देख लेना है। और ये सिंपल है, मैंने इसका मतलब तो आपको बता ही दिया है, या तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया होगा और ये बच्चों वाला टॉपिक है ना, आप इसको मैनेज कर लोगे। नाउ गाइज अब आओ, अब सारे बड़े बड़े डिफरेंस बिटवीन हो गए और जो सबसे सिंपल डिफरेंस बिटवीन है इस पूरे ओसीएम के, अब वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट फ्रॉम एक्सेप्ट करते डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड्स टू इंडस्ट्री, ट्रेड्स एंड इंडिविजुअल्स, रेगुलेट्स मनी। अब बताओ सेंट्रल बैंक कौन है अपने देश की? आरबीआई है। क्या आरबीआई लोगों को लोन देती है? गौरव को लोन चाहिए, आरबीआई देगी मुझे? नहीं। आरबीआई ने बैंक लाया है, आरबीआई ने एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया है। उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द्वारा काफी बैंक्स बनते हैं जिनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये लोगों से डील करती है और सेंट्रल बैंक है ये कमर्शियल बैंक पे डील करती है। बॉस कौन हुआ? सेंट्रल बैंक, आरबीआई इज द बॉस। समझ में आया? बस अब याद करो। फंक्शन समझ में आया? ये आम इंडिविजुअल से डील करते हैं, आरबीआई मनी सप्लाई, रेगुलेटरी ये सब करती है। अब भाई कमर्शियल बैंक सही से काम कर रहा है कि नहीं, कि 2 लाफे लगाऊं, ये कौन करता है? ये आरबीआई करता है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्या ये प्रिंट करता है? कमर्शियल बैंक नहीं, ये सिर्फ लोन देता है और लेता है और बाकी अदर फंक्शंस आरबीआई करता है भाई, प्रिंटिंग का सब। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डज नॉट एक्सेप्ट। देखो आरबीआई क्या लोगों इंडिविजुअल से डील करता है क्या? नहीं। तो ये डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये डील करता है तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ। ये लोन वगैरह देता है टू इंडिविजुअल्स, कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल अपने जैसे लोगों को, एचडीएफसी ये सब कौन? कमर्शियल बैंक। लेकिन ये देता है किसको? टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब एक चेन समझो, एचडीएफसी कैन गिव्स लोन टू गौरव। एचडीएफसी क्या है? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक से हम लोन ले सकते हैं। आरबीआई कैन नॉट गिव लोन्स टू गौरव। मैं क्या लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाऊंगा? अबे चप्पल से मारेंगे वो मुझे। ठीक समझ में? आरबीआई भाई करता धरता। समझ में आया? जैसे सेबी है ना सिक्योरिटीज मार्केट का, वैसे आरबीआई है बैंक मार्केट का। समझ में आया? एंड द बैंक इज कमर्शियल बैंक। देखो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ये आरबीआई अपना द वन एंड ओनली सेंट्रल बैंक इन आवर नेशन। ये इसमें पूछते हैं क्या अपने देश में 2-3 सेंट्रल बैंक हैं और कुछ चमन भाई पता नहीं कौन सा यस लिख के आते हैं वहाँ, 2-3 है अपने पास, एक ही है भाई सेंट्रल बैंक एंड दैट इज आरबीआई। कम ऑन, डज नॉट फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करते हैं। देन अगेन इट्स वेरी सिंपल, ये 8 के 8 आपको याद कर लेना भाई, इजी है यार ये। चलो आगे बढ़ते। अब यार ये एक और क्वेश्चन एग्जाम में ये लोगों ने पता है क्या पूछा? रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस वाटर ट्रांसपोर्ट। और इस बार भी आपको पूछ सकते हैं ये रेल ट्रांसपोर्ट वर्सेस एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में जब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रहे थे, आप ये डिफरेंस बिटवीन को वहाँ पे उतार सकते हो सही तरीके से, अगर आप में दिमाग है तो। ऑनेस्टली बोलता हूँ यार,
ओसीएम का पेपर ना याद करने से नहीं चलेगा। ओसीएम का पेपर आपके इंग्लिश फ्रेमिंग से चलता है, और अगर बच्चा आपको ना इंग्लिश फ्रेमिंग आपकी अच्छी है ना, आप डिफरेंस बिटवीन को याद करके उसको एडवांटेजेस में लिख रहे हो, और डिफरेंस बिटवीन में जो डिसएडवांटेजेस है आपको अभी देखे नहीं मिलेगा, आपने भी अब तक याद कर लिया होगा, तो आप इसको डिसएडवांटेजेस में लिख देते हो। दैट इज प्योर स्किल गाइस, और ये स्किल बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। इस तरह से तुम्हारे भाई को ओसीएम में 94 मिला था स्किल बेस एग्जाम में। मेरे टाइम पे 99 नहीं आता था भाई किसी भी थियरी सब्जेक्ट्स में, मेरे टाइम में हाईएस्ट 96 था ओसीएम में, और अभी 99 लाते हैं ओसीएम में। भाई मेरे से ही पढ़ के 99 ला रहे हो यार तुम, मुझे 99 नहीं आए, क्योंकि मेरे टाइम पे मिलता ही नहीं था, नहीं मिलता था भाई इतने मार्क्स। अभी तो पता नहीं क्या मार्क्स देने लग गए लोग। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, स्पीड कितनी होगी, लिमिटेड है। रेल ट्रांसपोर्ट में कंसिडरेबल है एज कम्पेयर टू रोड, इनको ट्रैफिक नहीं मिलता क्या पढ़ा रहा हूँ यार मैं। वाटर में तो स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि भाई बोट की स्पीड ही बहुत ऐसा चलती है बोट, तो इट्स वेरी स्लो। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटेड कैपेसिटी, यूज कैपेसिटी, वेरी यूज। वाटर मतलब शिप्स, बड़े बड़े शिप्स होती है, आपको पता होगा, और इसमें भी लिमिटेड है। प्लेन्स भी, जेट्स जो होते हैं छोटे ही होते हैं, सब बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, बड़े, बट उसको अब शिप से कंपेयर करो, शिप तो बहुत बड़ी होती है, तो बस वैसा। लो कैपिटल, रोड्स और उसकी मेंटेनेंस वगैरह। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड रेलवे स्टेशन वगैरह, तो आप सब वो इसमें आ जाता है रेल ट्रांसपोर्ट में। एंड देन वाटर में तो देखो एक हर एक जगह ना एक पोर्ट होता है, तो पोर्ट का खर्चा भी, नेचुरल वाटरवेज यूज़ किया जाता है, मतलब जो वाटर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। एयर ट्रांसपोर्ट ये एक नेचुरल रिसोर्स है, तो दोनों का पॉइंट देखो सेम है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट लिख कर आना, और यहाँ पे बस वेसल एंड शिप्स लिख कर आना। तो मैं तुम्हें वो सिर्फ टैकल बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इसको स्कोर कर सकते हो। डिस्टेंस वगैरह, चार्जेस सुटेबल फॉर शॉर्ट लॉन्ग। ए भाई तुम ये कर लेना, ये टॉपिक पे अगर तुम मुझे डाउट भी पूछोगे ना, मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगा, ऑनेस्टली बोलता हूँ। डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर मिलता ना भाई मेरे को, रोड इसमें मिलता ना भाई, किसमें पता है क्या, रेल ट्रांसपोर्ट में। मेरे घर के फ्लैट के नीचे आता है ना, सीधा ट्रेन आता है भाई, सीधा ट्रेन आता है एकदम ऐसा, लोको पायलट उतारता है, भाई बैठ आजा चढ़। क्या क्या क्वेश्चन है ये। और फिर क्या, एयर ट्रांसपोर्ट, हाँ भाई मेरे छत के ऊपर तो हेलीपैड है ना भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम, मेरे घर पे तो मुझे छोड़ के जाता है वो जब मैं लेक्चर लेने आता हूँ। ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये टॉपिक्स ऐसे जो आप अपने मन से लिख सकते हो। हावेवर टेक्स्ट बुक को आपको थोड़ा सा रेफर करना है, एंड हावेवर ये हेड पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में, और ये अरे 11 पॉइंट है भाई इसमें। तो ये देखो, अब जिसमें पॉइंट ज़्यादा है ना, तुम इतना याद रखना, इसमें तुम्हें एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर तुम 11 का 4 लिख के आओगे तब तुम्हें नहीं मार्क्स मिलेंगे, पर अगर तुम 11 के 6 लिख कर आओगे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 11 का 5 भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, और 11 का 8 लिखते हो, 10 लिखते हो, सर मैं 10 लिख के आऊँगा, नहीं भाई देख इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान रखते हुए चलना है। ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल टीचिंग वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग। व्हाट वी आर डूइंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग। और ट्रेडिशनल टीचिंग, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए क्लास में बैठ के, है ना, तुम्हें क्या कराऊंगा, मैं तुम्हें क्लास में बैठ के पढ़ाऊंगा। अरे बच्चे इधर आना, अब तुम ये क्लास अटेंड करने के लिए, कोई मुझे पुणे से देख रहा है अभी, कोई मुझे मुंबई से देख रहा है, महाराष्ट्र में कितने सारा बड़ा देश है अपना, इतना बड़ा देश है अपना, उतना बड़ा ही अपना महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र इतना कितने कहाँ से लोग देख रहे हैं। फिजिकल क्या तुम सब मेरे घर पे आके बैठोगे, नीचे चटाई बैठाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो भाई, तो अभी क्या, ई बिजनेस कैसे ही इजी टू फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो रहा है, बाय एंड सेल अपन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, अरे वो काका वो 2 लीटर दूध देना, तो दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल बिजनेस। पर अब ई बिजनेस भी, आप काका को पर्सनल टच के जगह आप काका से ही इलेक्ट्रॉनिकली मंगा सकते हो, ज़ेप्टो या कुछ भी यूज़ करके, है ना, अपने घर पर डिलीवर हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट ई बिजनेस। तो ये नॉमिनल कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों, क्योंकि भाई वो बिल्डिंग, वो शॉप वॉप सेटअप करना इट्स वेरी कॉस्टली थिंग है ना। फिजिकल इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते, ऑनलाइन में आप उसको कर सकते हो बात, है ना। जैसे मुझे फिजिकल इंस्पेक्शन से एक चीज़ याद आया कि हाँ बेबी, हाँ बोलो ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले दोस्त होते हैं ना, हाँ भाई बोलना यार, हाँ भाई क्या यार, तुझे फील कर पा रहा हूँ मैं, समझ पा रहा हूँ मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल अगर वो सामने होते भाई, तुम सामने पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल रिसोर्स फॉर्म फोकसेस ऑन डिमांड साइड, फोकसेस ऑन सप्लाई साइड, एंड दैट्स इट। यूजेज देखो 11 पॉइंट है, बहुत सिंपल है, 6 आपको याद करने कोई भी, बट मैं चाहूँगा, मेरा तो हमेशा है भाई, अपन अपनी स्पीड बहुत थी यार एग्जाम में। मैं ओसीएम का पेपर ना ऐसा भर के लिखा हूँ, इतना कि मतलब सोच नहीं सकते, और उसके बाद भी मेरे पास 5 मिनट बचा था, और विथ प्रॉपर अंडरलाइनिंग, प्रॉपर सब कुछ ऐसा, इतना फास्ट लिखता था मैं, ठीक है, इतनी फास्ट लिखता हूँ। सीएस के पेपर्स भी मैंने ऐसे ही निकाले, हर पेपर में मेरे पास 5 मिनट तक होता था भाई। दोस्तों ओपन बुक एग्जाम में भी तुम्हारे भाई के पास 5 मिनट रहता था, उतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है।
तो चलो आगे, क्या है अभी ये ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस, ये तो भाई इंपॉर्टेंट, अगेन पूरा याद कर लो। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों, पार्ट है ई बिजनेस का। ई बिजनेस इज अ वेरी वाइड टर्म, समझ में आ रहा है। तो ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, तभी सबसेट ऑफ ई बिजनेस। तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है, सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ऐसा नहीं, ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस इज सुपरसेट ऑफ ई कॉमर्स, मतलब कि ई बिजनेस पापा है, ई कॉमर्स बेटा है। समझ में आया, लेकिन आपको इंग्लिश फ्रेमिंग करके आनी है वहां पे। बाइंग एंड सेलिंग, ये प्री सेल पोस्ट सेल सब कुछ इन्वॉल्व करता है भाई ई बिजनेस में। कौन बिकेगा, कितने में बेचेगा, कैसे बेचेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तेरे पास मिला कि नहीं, उसके बाद कस्टमर सर्विस। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ई बिजनेस। हाउएवर ई कॉमर्स इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, इसके लिए ई कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट, ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। लो भाई, तुम्हें बातों बातों में एक और कंसेप्ट वाला पॉइंट याद करा दिया। नाउ दिस इज व्हाट विच यू कैन डू एंड आई होप ये हो जाएगा आपसे। चलो अगले पेज पे, बीपीओ वर्सेस केपीओ। नाउ देखो, अब ये आउटसोर्सिंग का ये पार्ट है, बीपीओ केपीओ, है ना। तो आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, जहां पे आप कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, पेरोल, ये सब कोई फैसिलिटी लेते हो, तो दैट इज योर डूइंग बीपीओ। एंड केपीओ यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि दोस्तों आप कोई रिसर्च टीम को बुला रहे हो, लीगल सर्विस को, जैसे अभी ना मेरे पे केस हो गया, पता है जेआर कॉलेज पे, कि ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये भाई वन शॉट ले आता है, और चैप्टर 2 भी इसने वन शॉट 10 पॉइंट में पढ़ा दिया है, चैप्टर 6 का भी ये वन शॉट ले आया है, और इसने जस्टिफिकेशन भी करा दिया है। तो मेरे पे केस हो गया है कि इतना अच्छा कैसे पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है इतना, नहीं भाई मतलब ये गलत है, कुछ चीटिंग कर रहा है, ये जो बताता है एग्जाम में आ जाता है चीटिंग कर रहा है। तो मेरे पे चीटिंग एंड फ्रॉड का केस हो गया है मेरे पे। अब जेआर कॉलेज का कोई लीगल टीम नहीं है ना, तो मैं बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने एक लीगल टीम से डिस्कस किया है और वो हमारे बिहाफ में केस लड़ने वाले हुआ है। तो मेरे अब देखो, जेआर कॉलेज का मेन काम क्या है भाई, आना पढ़ाना, ओके दोस्तों चलता हूँ, याद करना, ऐसा करके निकल जाना, बच्चों को 99 में से 100 में से 99 दिलवा देना, यही इतना अपना बेसिक काम है भाई, इससे अपन कुछ नहीं करते। लेकिन अब मेरे पे केस हो गया, तो मैं क्या केस लड़ने जाऊँ अपना लेक्चर छोड़ के। तो दिस इज़ व्हाट, मैंने, मेरी जो दोस्त है जो एक लीगल हेड है वो बहुत बड़ी, मैंने उनको अपने जेआर कॉलेज के साथ हायर कर लिया कि ऐसा कुछ केस होगा तो प्लीज़ संभाल लेना। गौरव ने क्या किया, गौरव ने, जेआर कॉलेज ने क्या, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आई एम आउटसोर्सिंग द नॉलेज, एंड यहाँ पे मैं एक छोटा मोटा फंक्शन किसी और से ले रहा हूँ, दैट इज योर बीपीओ। लेस कॉम्प्लेक्स मोर प्रोसेस एक्सपर्टाइज। इनको प्रोसेस पता है कि जैसे कस्टमर सर्विस जो हो गया ना, वो प्रोसेस है कि हाँ सर आपका डिलीवर नहीं हुआ है ऑर्डर, ठीक है सर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ना दिस इज व्हाट प्रोसेस। और ये नॉलेज क्यों है, अच्छा डिलीवर नहीं हुआ, रुक जा भाई, इस पर तो केस स्टडी करूंगा, इस पर तो केस करूंगा मैं, उस पर केपीओ नहीं लगेगा, उस पर बीपीओ लगेगा। समझ में आ रहा है, ये एक फंक्शन आप उनको दे रहे हो, इसलिए बीपीओ, यहाँ पे आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज केपीओ। एंड आई होप ये बहुत इजी है, आप इसको स्किप नहीं करोगे। अब दोस्तों ये पूरे ओसीएम का हार्ट है, ये तो आपके पेपर में 100% आने ही वाला है। अब मेरे साथ ना इस क्वेश्चन में स्कैम हो गया था, पता है, लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने बच्चों को ऐसे ही, तुम्हारे जैसे ही मैं ये वीडियो डाल रहा था, लाइव सेशन ले रहा था, उस लाइव सेशन में मेरे को याद है मैंने बोला था कि दोस्तों 2024 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन आया था, तो दोस्तों इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको नेशनल कमीशन अच्छे से करके जाना है। साला एग्जाम में आया नहीं वो नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी मैंने करने बोला था, पर मैंने नेशनल कमीशन भी जोर से करने बोला था। भाई नेशनल पूछा ही नहीं यार ये लोग ने। अब मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैं तुम्हें बोल दूं नेशनल कमीशन अच्छे से करके जाना, अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल लगातार रिपीट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन। हाउएवर ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इस बार भी आने वाला है, उसको टेंशन मत लो, ये आपको रट्टा मार के जाना है। बट देन अगेन आई विल बी सेइंग नेशनल कमीशन बहुत अच्छे से करके जाना, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन भी उतनी ही अच्छे से करके जाना है यार, ठीक है। देन मजाक साइड में रखते हैं, एंड इसको अच्छे से करके जाना है। मीनिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट, देखो 3 लेवल होते हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होगा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक होता है। आपने किसी को टपका दिया, नाउ दिस इज वेरी सीरियस क्राइम, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ये एक थोड़ा हाई मामला है भाई, किसी को टपका दिया तूने, लेकिन आपने किसी का फोन चुरा लिया है, आपको पकड़ा लिया गया है, अब आपको वो उस पर केस कर दिया कि तूने चुराया कैसे भाई, तुझे ये सिखाया हमने, तू जेल में नहीं भाई, तुझे तो मैं जेल भेज के ही रहूंगा, तो आपने उस पर केस कर दिया, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाओगे। भाई एक जगह किसी का मर्डर हो गया है, एक जगह तूने उसका फोन ही चुराया ना भाई, ठीक है गलत किया उसने, नो डाउट, बट तू नीचे वाले कोर्ट के पास जा, डायरेक्ट पापा सीधा ग्रैंड मास्टर के पास मत आ,
वो भी तुझे जस्टिस देगा, टेंशन मत ले। तेरे का फोन चोरी हुआ, हम सब एविडेंस सब कुछ होगा तेरे साथ, तेरे को हम न्याय देंगे, लेकिन तू डायरेक्ट पापा के पास नहीं आ सकता है, पहले दीदी के पास जा, भैया के पास जा। तो छोटे छोटे कोड्स होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है हायरार्की। वैसे ही कंज्यूमर्स के लिए अगर कुछ आपके साथ गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत हो गया आपके साथ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओ। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से आप नाराज हो, नहीं है ये गलत गलत है, क्या करो, स्टेट कमीशन के पास जाओ। स्टेट कमीशन से भी अरे नहीं यार, नेशनल कमीशन के पास जाओ। नेशनल कमीशन, नहीं सर गलत हुआ है मेरे साथ, लड़ना चाहता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। ठीक है, तो ये हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब एग्जाम में हायरार्की ऐसा आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है बताओ, या डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नेशनल कमीशन बताओ। तो आपको लिखना है वहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है और कुछ भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाएगा। कंज्यूमर पे स्टेट लेवल पे है, जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर का मैटर है तो स्टेट पे, एंड स्टेट से भी आप नहीं हो रहा तो भाई नेशनल कमीशन। यहाँ पे कौन जज बन सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, या फिर जो अपॉइंट हुआ, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा। अगेन मेंबर्स कौन हो सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 2 होने चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट 4 और यहाँ पे भी एटलीस्ट 4। मेंबरशिप 5 साल और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों आज मैं 24 साल का हूँ, क्या मैं 5 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जज बन सकता हूँ? समझो मैं डिस्ट्रिक्ट में एक लॉयर हूँ, मैंने जज का एग्जाम पास कर दिया तो मैं बन सकता हूँ। क्या है टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो मैं जब 5 साल ना, मैं 29 ईयर्स तक मैं यहाँ पे बन सकता हूँ। मैं सर मेरा रीअपॉइंट होएगा, हाँ हो जाएगा। ऐसे करते 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 मेरे को 35 साल हो गए और मैं अब 64 ईयर्स का हो गया। 64 ईयर्स में मेरा नेक्स्ट 5 टर्म का, तो क्या मैं अपॉइंट हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही हो सकता हूँ, क्योंकि अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब जैसे ही मैं 65 का हो जाऊंगा मुझे अपना रिजाइन देना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी है, 67 तक चलेगा, यहाँ पे 70 साल तक चलेगा। ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ये पर्टिकुलर स्टेट को कवर करता है, ये पर्टिकुलर नेशन, पूरे देश को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे अब मॉनेटरी कंपेंसेशन 1 करोड़ से नीचे का मामला है, 1 करोड़ से 10 करोड़ का मामला है तो स्टेट, और 10 करोड़ से ज्यादा का मामला है तब आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। मतलब सोचो आपके साथ ऐसा कुछ तो बहुत गलत हो गया, आपके साथ फ्रॉड वगैरह आपको समझ में आया कुछ और आप उन पर केस करना चाहते हो, और वो फ्रॉड जो आपको समझ में आ रहा है वो है सर करीबन 15 से 20 करोड़ का, इन लोग ने पूरा घपला किया है भाई, आपने एक पूरे कार्टेल को पकड़ा है ना। तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे कि एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, गौरव सर ने बताया था। नहीं भाई, तेरा जो मामला है ना उसमें वैल्यू भी देखा जाता है, मामला कितना भी छोटा हो पर वैल्यू समझो 20 करोड़ का भाई, तो भाई पहले तेरे को डिस्कस करेंगे, 10 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू है तेरा, एक बड़ी अमाउंट है वो, तो सीधा नेशनल कमीशन आपका केस लेगा। भले ही वो पहली बार आप सीधा केस करो, सीधा नेशनल कमीशन में जाएगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अपील, डिस्ट्रिक्ट कमीशन न्याय नहीं दिला पाई, स्टेट कमीशन के पास जाओगे, स्टेट कमीशन न्याय नहीं दिला पाई, ऐसा आपको लगता है तो आप उसके ऑर्डर पे अपील करते हो, कहाँ करोगे? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन से भी आप खुश नहीं हो, करता धरता अपने देश का सुप्रीम अंकल, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और उनका जो वर्डिक्ट होगा दैट विल बी दी फाइनल वर्डिक्ट। एंड इसके साथ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आ रहा है, एंड नेशनल कमीशन को आपको अच्छे से कर देना है ना दोस्तों। एंड आई होप ये जो मैराथन रहा है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। एंड देन अगेन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ यू विल बी गेटिंग दिस नोट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। हाउएवर ये चैप्टर नंबर 2 का ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग लास्ट टाइम आया था, तो अगर अब हाँ मैं बात कर रहा था सर चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर दूँ क्या? चैप्टर नंबर 2 स्किप कर दे, मैं अब उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, चैप्टर नंबर 2 स्किप कर दे, लेकिन फिर बाकी सारे डिफरेंस बिटवीन करने पड़ेंगे। एक है, और तुम्हें पता है कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, फिक्स आने वाला है, 100% फिक्स आने वाला है। तो कोई भी 6 पॉइंट, इसके स्टार्टिंग के 2 और पीछे के 2 तो बहुत सिंपल है, मतलब इसका सिर्फ मीनिंग आपको याद करना है, और ये बाकी जो 4-5 पॉइंट है ना इसके ओवरऑल बहुत सिंपल है। अब तुम डिसाइड कर लो, ये एग्जाम में कोई एक 100% आने वाला है, ठीक है भाई, पक्का। और अगर नहीं भी आया ना तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, अपना जो कॉमन पॉइंट है वो ये रेफर करके आपको हेल्प तो आएगा ही है, आपका कोई नुकसान नहीं है ये कर तो आई विल सजेस्ट यू कर लो। और अगर लगता है कि नहीं सर टाइम थोड़ा सा लोचा पड़ रहा है तो ठीक है स्किप कर लो। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला तो फिक्स आने वाला है, फिक्स उसको तो रट्टा मार लो, वो एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 मार्क का है या 5 मार्क का, तो देखो आई विल सजेस्ट यू कि 6 से 8 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख कर आना है। 11 पॉइंट का आंसर है तो आप 4 पॉइंट लिख ही नहीं सकते, आप 5 पॉइंट लिख ही नहीं सकते हो। यू हैव टू मैंडेटरीली राइट एट लीस्ट 6 पॉइंट्स फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन। और अगर डिफरेंस बिटवीन में ही 5 पॉइंट है सर कहाँ से लिखूँ, तब 5 लिखना है, खुद से बनाकर मत आ जाना,
ठीक है, चलो एक बार आखिरी बार वापस हम बात करते हैं नोट्स के बारे में कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वो आपके व्हाट्सएप पे ले जाएगा। व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल जो है वो ज्वाइन कर दो। जैसे आप उसे ज्वाइन करोगे आपको ना PDF देखने को मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो वीडियो, एक क्या पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेना भाई, थोड़ा है ना, या फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी शेयर हुए हम इसको देखना चाहते हैं। एंड सेम आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स में भी जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा फॉर योर टेलीग्राम एंड एज वेल एज फॉर योर व्हाट्सअप चैनल, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड फिर भी आपको अगर कोई डाउट समस्या है तो फिर तो आपका भाई बैठा है ना यार इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों इतना अच्छा पढ़ाया है, इतना अच्छा सेशंस चल रहे हैं आप सभी के लिए, तो यार अपने भाई को आप फॉलो कर लोगे goldimono_ इंस्टाग्राम पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आपका प्यार समझूंगा, बदले में मुझे जो आपसे चाहिए वो यहाँ पे प्यार है। और सेकंड थिंग दोस्तों, वो चैनल को आपको ज्वाइन रखना है, और क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम्स तो हो जाएंगे, फिर बोर्ड में आपको जो आपके करियर काउंसलिंग है वो तुम्हारा भाई देगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो क्या नहीं हम सब फिर उस पर डिस्कस करेंगे और आपके लिए वीडियोस लाएंगे काफ़ी। और एग्ज़ाम के दिन जो मैराथन होगा, जो कुछ मैं बोलूँगा एग्ज़ाम से एक रात पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भेज दूंगा, वो आपको देख कर जाना है हमें। और फिर जो केस स्टडी होती है ना, केस स्टडी भी हम ये चैनल पर करने वाले हैं, नॉट ऑन दिस वीडियो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। केस स्टडीज़ के लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। तो ये 10 दिन आखिरी के आप अपने दोस्त के साथ दे दो, एकदम जान लगा कर, दोनों दोस्त मिलकर आग लगाएंगे पेपर में। तो दैट्स इट फॉर योर डिफरेंस बिटवीन, चैट्स नहीं पढ़ेंगे हम, फटाफट से एंड करते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड दोस्तों OCM, अब SP का भी ऐसे ही कुछ होगा, तो SP पहले आता है, OCM पहले आता है ना। आई होप जो भी अगर आप SP OCM पढ़ते हो मेरे से, तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर योर डिफरेंस बिटवीन। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये सेशन। प्लीज़ दोस्तों यार, ठीक है मैं समझता हूँ आपके एग्जाम से, बट नाइस लिखने में शायद 10 सेकेंड जाएगा। ओके गुड, इतना भी मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी आपको इतने प्रेशर में हो आप लोग, पर आप अकेले नहीं हो, आपका दोस्त आपके साथ है ना, आपका दोस्त आपके साथ है। हावेवर मैं आपके साथ फिजिकली साथ नहीं हूँ, बट आपका भाई आपको पता ही है goldimono_ चैट सेक्शन में हमेशा अवेलेबल है। काफ़ी बच्चों का आया है मुझे मैसेज, सर आप ऑन ही रहते हो क्या? उनको क्या बताऊँ, मैं देख लेता हूँ यार, मैं समझता हूँ अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी का साथ चाहिए होता है, जो अपने को पेरेंट्स से नहीं उम्मीद करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स है, एक अपर हैंड होता है, वो एक थोड़ा अलग होता है, आपको समझ सकता हूँ मैं। लेकिन जो एक दोस्त के साथ शेयर कर होता है वो अलग होता है। मैं क्या हूँ, मैं शुरुआत से हमेशा से अपने चैनल पे 4 साल हो गए आज मुझे, नेक्स्ट बैच होगा वो मेरा 5th ईयर होने वाला है विद GR ट्यूटोरियल्स। मैं 4 सालों से सीखते हुए आ रहा हूँ कि ये सब मेरे दोस्त है, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं, सॉरी टीचर नहीं हूँ भाई, ये सब मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे दोस्त हो। तो अपने दोस्त आपका साथ है, और कुछ भी दिक्कत होगी प्लीज़ कनेक्ट करो मुझे, थोड़ा सा रिमाइंड करा दो ऐसा कि सर प्लीज़ देखो, 1-2 बार टेक्स्ट कर देना 1-1 घंटे में। लेकिन मैं आपका टेक्स्ट देखूंगा क्योंकि बहुत बच्चों का टेक्स्ट आता है, तो प्लीज़ यू हैव टू बी थोड़ा सा सेंसिबल एंड यू हैव टू बी थोड़ा सा कोऑपरेटिव, है ना, थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है मेरे साथ, आपको कोऑर्डिनेटिंग सिखाना ना अभी। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोस्त के लिए आपका दोस्त हमेशा साथ है। और किसी बच्चे का अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है अभी, टेंशन नहीं लेना यार, आप जा सकते हो दोस्तों। हाँ, जिसको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ बस एक मिनट। तो यार दोस्त, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, ये कोई आपका ये नहीं है भाई कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो भाई नहीं हो, अपन कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तुम्हारा भाई भी 10th बोर्ड में कुछ नहीं कर पाया था, 74 ही आए थे मेरे, ठीक है। मैं ऐसे कोई 10th में कुछ नहीं कर पाया था भाई, मैं बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट था, और लास्ट में पढ़ के ही मैंने 74 लाए। बट 12th में भाई मेरे को एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मेरे पे अपना जान लगा लिया कि नहीं यार गौरव, तुझे किसने बोल दिया कि तू एवरेज बच्चा है? बोला नहीं सर, मैं हमेशा से एवरेज ही रहा हूँ, मैं हमेशा 60-70 लाता था हमेशा, 75 76 75। उस बंदे ने मेरे को बोला, उस सर ने मेरे को बोला भाई तू 90 ला सकता है, बस दैट्स। फिर मुझे भी लगता है तुम लोग ला सकते हो। ये अपने माइंड में होता है कि नहीं यार मैं तो 70-75 वाला हूँ, नहीं भाई, जब मैं 90 की उम्मीद कर सकता हूँ, 90 छोड़ो, मैं तो 95 का लेके चल रहा था, फिर इतना मैंने मेहनत करी, और वो हावेवर मुझे 90-95 नहीं मिला, बट मैं आज शायद कंपनी सेक्रेटरी बन चुका हूँ उस कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने साथ कैरी करना है, ये बस एक स्टार्ट है। चलो दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, मिलेंगे कितनी जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, बट ऑल द बेस्ट, किल इट फॉर योर फ्रेंड। चलो, एंड अपने लिए भी। चलो चलता हूँ दोस्तों।